नमस्कार, यूपी मांगे उत्तर में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हर रोज बदल रहे सियासी समीकरणों को लेकर। 19 से पहले बिछाई जा रही सियासी बात को लेकर बात करेंगे और अखिलेश यादव की दिल्ली वाली चाल का भी जिक्र करेंगे। आज मायावती के रुख को लेकर बात करेंगे क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन को उनके रुख को लेकर सवाल उठे हैं वो कई लोगों की परेशानियां बढ़ा रहे हैं। तमाम सवालों को लेकर बात करेंगे। इन सब के बीच में बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर लगातार बोले जा रहे हमलों को लेकर भी जिक्र करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी के अंदर खाने से भी कोई शिकायतें हैं, क्योंकि कई विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जो पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में चुनाव में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गहमा-गहमी जो है वो दिखने लगी और ये दर्शाने लगी है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता क्यों निकलता है। और यहां पर हर दल जो है वो अपने अपने लिहाज से रणनीति बना रहा है, जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश में जुटा है। अखिलेश यादव का हमने जिक्र किया, साइकिल यात्रा के जरिए दिल्ली के जंतर मंतर से संदेश देने की कोशिश में थे कि दिल्ली बहुत दूर नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब सवाल यहीं से खड़ा हुआ कि अखिलेश के मन में क्या है। क्या दिल्ली को लेकर भी उनके जहन में कोई ख्वाहिशें हैं? क्या दिल्ली में रैली के जरिए अखिलेश खुद को महागठबंधन की तरफ से सबसे बड़ा नेता या कह सकते हैं पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करने के कोशिश में थे? ये एक अहम सवाल है, इसको जवाब निकालने की कोशिश करेंगे। कई और सवाल भी हैं। बीजेपी जातिगत सम्मेलन कर रही है, इन सम्मेलन के सहारे क्या होगा इसको लेकर भी चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए आप, और उस रिपोर्ट के बाद जब लौटेंगे तो जितने भी ये सवालों का जिक्र हमने किया है इन तमाम सवालों को लेकर जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। साइकिल यात्रा के जरिए सियासी संदेश देने का सपना संजोए अखिलेश यादव को दिल्ली पुलिस ने करारा झटका दिया है। 27 अगस्त को गाजीपुर से शुरू हुई समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा का समापन दिल्ली के जंतर मंतर पर 23 सितंबर को होना था, लेकिन कानून व्यवस्था का हवाला देकर दिल्ली पुलिस ने यात्रा की इजाजत नहीं दी। इस मसले पर अब सियासत तेज हो गई है। इनका उत्तर प्रदेश में आधार खत्म हो गया, जो एकदम बिछ गए हैं दूसरे दलों के आगे कि हमें अपने मान सम्मान की चिंता नहीं है, ना अपने जो पार्टी जिन्होंने खड़ी की उनके मान सम्मान की भी चिंता उनको नहीं है। वो दिल्ली में मान सम्मान ढूंढने निकले हैं। जो साइकिल यात्रा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं चल सकी वो दिल्ली में क्या सफल होगी? मैंने तो सुना है उनकी दिल्ली की साइकिल यात्रा को बीजेपी मोदी जी की सरकार ने दिल्ली में परमिशन ही नहीं दिया है। और क्या कोई राजनीतिक दल साइकिल यात्रा पर ब्रेक लगने के बाद बयानबाजी की रफ्तार तेज हो गई। साथ ही सियासी गलियारों में इस बात को लेकर अटकलें तेज हैं कि अखिलेश ने यात्रा के समापन के लिए दिल्ली को ही क्यों चुना। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं, क्या अखिलेश खुद को महागठबंधन का पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट कराने की कोशिशों में जुटे हैं? कार्यक्रम तो पूरे देश में चल रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश में, छात्रों में, युवाओं में। आप देख रहे हो कि पूरा उत्तर प्रदेश के युवा आंदोलन पर हैं, सड़क पर हैं, रास्ते पर हैं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन नहीं बनेगा, ये 19 में सीटों के आधार पर ये बाद में तय होना है। समाजवादी पार्टी की ओर से जवाब भले ही सधा हुआ आया, लेकिन अखिलेश की रणनीति के मायने कई निकाले जा रहे हैं। इस पूरी कवायद के बीच मायावती की अलग चाल से महागठबंधन के भविष्य पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी हमलावर है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समीकरण साधने की कोशिशों में जुटे हैं। सवाल इस देश को बनाने का है, इस देश को बचाने का है, इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का है। जब इस विशाल देश को बचाने के लिए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गठबंधन मायावती जी के साथ हमारा बनना तय पाया है। ये कांग्रेस गठबंधन करे तो भी ना करे तो भी प्रदेश और देश की जनता उनके लिए कमल के फूल को खिलाने का संकल्प लेकर के बैठी है। और 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से बड़े बहुमत की सरकार केंद्र में बनेगी। जितना ये समय जो है गठबंधन के सब उस पे लगाते हैं, विपक्ष की एकता या फूटन पे लगाते हैं। अगर अपने वादों पर लगाते तो वादे पूरे होते, जनता खुशहाल होती। तो ये काम करना चाहिए। गठबंधन बनेगा हमारा जो है पूरे देश में, कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का महागठबंधन बनेगा। महागठबंधन बनेगा या नहीं, इसे लेकर भले ही उलझन हो, लेकिन बीजेपी के तेवर आक्रामक हैं। केशव मौर्य ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार और घोटालों के मुद्दों पर घेरा है। साथ ही पीएम मोदी पर सवाल न उठाने की नसीहत भी दी है। मैं कांग्रेस के बारे में कहता हूं, जो भ्रष्टाचार और घोटालों का गंदा नाला है, गंदा नाला।
जो स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर है, जिनके ऊपर घोटाला 12 लाख करोड़ के घोटाले का 10 साल की जो पिछली सरकार ये मां बेटे मिलकर के चला रहे थे, 12 लाख करोड़ के घोटाले का जिसके ऊपर आरोप है, तो मेरे मोदी जी को बेईमान कहेगा? यह देश बर्दाश्त करेगा? 2019 में जीत हासिल करने के लिए हर दल जोर लगा रहा है। विपक्ष महागठबंधन की उम्मीदों के सहारे सियासत साधने में जुटा है, तो बीजेपी अपनी सरकार की कामयाबी जनता को गिना रही है। इसके अलावा बीजेपी हर जाति के सम्मेलनों के सहारे भी विरोधियों की रणनीति फेल करने की तैयारी कर रही है। लेकिन सवाल इसी बात का है कि 2019 में सफलता किसे मिलेगी? मायावती के रुख के बाद महागठबंधन कैसे बनेगा और महागठबंधन का नेता होगा कौन? सवाल इस बात को लेकर भी, क्या बीजेपी सम्मेलनों या विरोधियों पर हमलों के सहारे दोबारा सत्ता हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाकई में आज बहुतेरे सवाल हमारे पास है और कोशिश करेंगे कि हर राजनीतिक दल से सवाल पूछें और उनसे उनका जवाब ले, ना कि दूसरे को लेकर ले। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। हीरो वाजपेयी साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी बीजेपी के, आपका स्वागत है। अब्दुल हफीज गांधी साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी स्वागत है सर। इसके अलावा विजेंद्र सिंह साहब हैं, आप प्रवक्ता हैं यूपी कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पीएन द्विवेदी जी हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन गांधी जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगा। बीजेपी कह रही कि भाई जो साइकिल उत्तर प्रदेश में कायदे से नहीं दौड़ पाई, उसे आप दिल्ली की सड़कों पर क्यों दौड़ाना चाहते थे? क्या अंदर कुछ ख्वाहिशें हैं प्रधानमंत्री पद को लेकर, 19 को लेकर? शुभांकर जी, लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है और हमने जनता का जो जनादेश था उसको आदर जो है कबूल किया। ये तो भारतीय जनता पार्टी का लोकतांत्रिक घमंड हो सकता है। देखिए, ये घमंड जो है बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। आप ये देखिए 2014 में आया, जितने भी बाई इलेक्शंस आज देश के अंदर हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बाई इलेक्शंस को हारी है। और उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बाई इलेक्शंस में से 4 बाई इलेक्शंस इसी अपोजिशन की यूनिटी ने उनको हराया है। तो ये घमंड ना करें, लोकतंत्र में ये चलता रहता है। 2004 में वाजपेयी जी की सरकार गई थी, उसके बाद 10 साल यूपीए की सरकार आई, अब ये सरकार आई है, ये सरकार भी जाएगी। और उत्तर प्रदेश में जो सरकार आई है, उनके कारनामे तो ऐसे हैं कि आप देखिए कि जो वादे वो संकल्प पत्र में कर आए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी आज चुनावी मशीन बन चुकी है। आज आप देखिए कि जातीय और सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी समाज में घृणा फैलाना चाहती है और समाज को का जो एक ताना बाना है, जो सौहार्द का ताना बाना है, उसको कहीं ना कहीं तहस नहस करने का काम कर रही है। और इसलिए समाजवादी पार्टी ने हर जिले से साइकिल यात्रा की शुरुआत की और हमारा उद्देश्य है संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। क्योंकि आज लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था और देश की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो खतरे में पड़ी हुई हैं। और इसी उद्देश्य से हमने साइकिल यात्रा निकाली, जिसका कल समापन है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सभी साइकिल यात्रियों को कल जंतर मंतर पर दिल्ली में संबोधित करें। नहीं, तो सवाल फिर यही आता है कि आप उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल हैं, आपने उत्तर प्रदेश में साइकिल निकाली, आपको पूरा अधिकार भी है दिल्ली को लेकर। लेकिन सवाल यह है जो अंदर खाने से आ रहा है कि क्या दिल्ली जाने का मतलब यह है संदेश पूरे देश में दिया जाए कि देखिए महागठबंधन में हम भी एक बड़े चेहरा हो सकते हैं, नौजवान है, अच्छे से 5 साल काम किया था? देखिए शुभांकर जी, मैं कहना चाहूंगा कि दिल्ली जो है वो देश का दिल है और हम समझते हैं कि दिल्ली में जो बात रखी जाती है वो पूरे देश के अंदर जाती है। क्योंकि दिल्ली में मेन स्ट्रीम मीडिया है, बाकी चीजें भी हैं, संसद है, बाकी राजनेता भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी है, हमारा भी जो है कार्यक्षेत्र दिल्ली रहा है। तो दिल्ली के अंदर जो बात उठती है वो पूरे देश के अंदर जाती है और हमारा उद्देश्य है लोकतंत्र बचाने का, देश को बचाने का और संविधान को बचाने का। तो मैं समझता हूं कि ये मुद्दे सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए नहीं है, ये सारे के सारे मुद्दे कहीं ना कहीं देश के मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इसलिए हम दिल्ली के अंदर इसका समापन कर रहे हैं। ठीक है। हीरो वाजपेयी साहब, यहां परमिशन नहीं दी गई है, बताया गया कि सुरक्षा व्यवस्था है और तमाम चीजों को लोगों को परेशानियां होगी, लेकिन दिल्ली में तो जंतर मंतर पे आए दिन प्रदर्शन होते हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां जाती हैं। आपको बंगाल में परमिशन नहीं मिलती, आप ममता दीदी के खिलाफ चिल्लाते हैं, लेकिन जब यहां कोई पार्टी आती है तो आप मना कर देते हैं। तो ये दोहरी नीति क्यों सर? नहीं साहब, उन तारीखों पर, जिस तारीख पर इन्होंने अपने आप से तय कर दिया, अगर वहां पे कोई समस्याएं होंगी उसी आधार पे पुलिस ने कहा होगा। हम तो जब भी बंगाल में चिल्लाते हैं, हम तो डेट आगे की दे देते हैं कि इस डेट पर, इन डेट पर हमें परमिशन दे दीजिए, और वहां सरकार उन सभी डेटों को जब नकारती है
तब माना जाता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो है दूसरे लोकतांत्रिक दल जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी भीड़ को लाना चाहते हैं, अपने लोगों को संबोधित करना चाहते हैं, उस पर रोक लगा रही। पर इन्होंने तय कार्यक्रम किया और अचानक से कह दिया कि यहां से यहां पहुंचेंगे, तो उसमें कोई समस्याएं रही होंगी। मैं इसके पूरे कारण नहीं जानता किन आधार पर दिल्ली पुलिस ने कह दिया, लेकिन मुझको लगता है कि जो मायावती जी का जो अभी उन्होंने हाल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो किया उससे घबराहट है। ये घबराहट दिल्ली जाकर अपनी उपस्थिति दर्शाने की है, क्योंकि अखिलेश जी एकदम धरती खो चुके हैं, आत्मविश्वास खो चुके थे। मायावती के सहारे बैतरणी पार करने की जो कोशिश थी उसको करारा झटका लगा है जी। घर परिवार में जो झगड़ा हुआ है, शिवपाल जी के कार्यक्रमों में जबरदस्त भीड़ हो रही है, उससे घबराहट है। तो वो घबराहट दिल्ली जाकर, जैसा कि अभी हमारे मित्र प्रवक्ता सपा वालों ने कहा कि दिल्ली में हम अपनी उपस्थिति दिखाना चाहते हैं, वहां बहुत चैनल हैं, संसद है, वहां तमाम राजनीतिक दल हैं, तो हम भी वहां पहुंचकर अपनी बात कहना चाहते हैं, हम वहां दिखाना चाहते हैं। अभी तक अखिलेश जी कह रहे थे कि भाई हमें तो यूपी चाहिए और मायावती जी दिल्ली ले ले। अच्छा, शिवपाल जी आपको मजबूत नजर आ रहे हैं, बाद दिल्ली की याद वाजपेयी साहब लगा कि शिवपाल जी आपको मजबूत नजर आ रहे हैं, आपको लग रहा है ताता लग रहा है, तो समर्थन करेंगे उनका? झगड़ा है परिवार। शिवपाल जी ने अगर मदद मांगी आपसे, समर्थन करेंगे आपको? आज वो मजबूत नजर आ रहे हैं, आप लोगों की संवेदनाएं भी उनको लेकर है, तो अगर शिवपाल जी ये मदद मांगते हैं, परिवार के अंदर का झगड़ा है ये। देखिए ये परिवार नहीं है ये। देखिए एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए शुभांकर, ये देखिए परिवार के अंदर का झगड़ा है, ये पार्टी नहीं, एक परिवार की प्रॉपर्टी की तरह से है। उसमें तमाम लोगों ने अपने अपने मन से, पिताजी से किसी ने दाखिल खारिज करा लिया, चाचा रह गए, चाचा को लगा मुझे संपत्ति में हिस्सा नहीं मिल रहा, चाचा ने बगावत कर दी। बाद में पिताजी को लगा मेरा ही सम्मान नहीं रह गया, मैंने तो लड़के के नाम वसीयत कर दी। तो ये झगड़ा उनके घर परिवार का, ऐसे भारतीय जनता अब्दुल गांधी साहब एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा ब्रजेंद्र जी के पास। हमारे समाज में अब्दुल गांधी साहब एक छोटा सा कमेंट, बचपन से सुना है कि जिस परिवार में झगड़ा होता है जनता पार्टी दो आदमियों में आके सिमट गई है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। आज वहां लोकतंत्र बचा ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है बल्कि वो अमित शाह जी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है। जो वो चाहते हैं वो करते हैं। और मैं समझता हूं कि हीरो वाजपेयी जी 2013 बोल रहे हैं, जब गोवा के अंदर अधिवेशन हुआ था भारतीय जनता पार्टी का, और वहां पर नरेंद्र मोदी जी का नाम अनाउंस किया था। समाजवादी किसकी पार्टी है? कृष्ण अडवाणी जी ने चिट्ठी लिखी थी कि समाजवादी किसकी पार्टी है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी शिवपाल जी की, अखिलेश जी की, उपाध्याय जी के मूल्यों से भटक चुकी है। ठीक है, उनको लेकर आपने कह दिया। अब समाजवादी किसकी पार्टी? समाजवादी पार्टी अखिलेश जी के अलावा कोई और बन सकता है? इस राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चयन होता है। यादव परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष बन सकता है वहां पर? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। से आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष यादव परिवार के अलावा क्या अब्दुल हफीज गांधी वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? मैं शुभांकर जी, मैं तो आपको लेकर पूछ रहा हूं सर, आप एक प्रतिभावान अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छा पक्ष रखते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आए हैं, हर किसी को अधिकार है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनकर आए। समाजवादी पार्टी संविधान में आस्था रखती है। कौन सी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जहां पर नाम केवल दो होते हैं कि या तो मुलायम सिंह यादव या शिवपाल यादव या फिर अखिलेश यादव, तीन ही यादव आएंगे और तीनों के नाम पर तय कर दिया जाएगा, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है। देखिए ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसमें जो भी नाम आएगा उस पर इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुने गए। जनता ये बात समझती है। मैं तो आप और किसी की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, क्या अब्दुल हफीज गांधी जैसा कोई व्यक्ति, इसके अलावा भारतीय जनता क्या अब्दुल हफीज गांधी जैसा कोई व्यक्ति जो अच्छा बोलता है, सभ्य बोलता है, मजबूती से पार्टी की बात रखता है, विद्वान है, वो पार्टी अध्यक्ष बन सकता है राष्ट्रीय? सीधा सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। मैं आपको शुभांकर जी सीधा जवाब दे रहा हूं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक पार्टी में कोई भी किसी भी पद तक पहुंच सकता है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी क्षमता, अपने विजन के आधार पर वो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए नहीं है कि वो खास परिवार से संबंध रखते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछले 5 साल में यह प्रूव कर दिया है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, विकास देना है, एक विजनरी लीडर के रूप में उभरे हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज परेशान है। तमाम विधायक चुने गए थे साहब, बार उत्तर प्रदेश आना पड़ा। अभिषेक मिश्रा से लेकर साल में प्रधानमंत्री अभिषेक मिश्रा से लेकर तमाम विधायक 2012 में चुने गए थे। लेकिन ये बात आप भी जानते हैं और आपकी अंतरात्मा भी जानती है कि मुलायम सिंह यादव के लड़के थे, इस वजह से मुख्यमंत्री बनाया गया था और कोई वजह नहीं थी। बाकी बहुत सारे नए विधायक उस दौर में 2012 में चुनकर आए थे। ठीक है, वो आपका विषय है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन समाजवादी पार्टी चूंकि लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतंत्र में आस्था रखती है, इसलिए जो भी प्रक्रिया। पीएन द्विवेदी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हालांकि मुद्दा हमारा महागठबंधन और साइकिल को लेकर था, लेकिन चर्चा शुरू हो गई तो एक सवाल पूछ ही लेता हूं। आपके दोनों तरफ दो मित्र बैठे हैं, कांग्रेस और सपा।
क्या दोनों पार्टियों में, उधर गांधी परिवार के अलावा और इधर यादव परिवार के अलावा, वाकई में लोकतंत्र ऐसा है कि कोई आम आदमी बढ़ सकता है? उसके बाद अगला सवाल पूछूंगा क्योंकि जिक्र कर दिया गया है। शुभांकर जी, अभी तक तो ऐसा नहीं दिखाई दिया जी। अभी तक सपा हो या कांग्रेस हो, दोनों में ऐसा दिखाई नहीं दिया है जी। अब आगे भविष्य में दिखाई दे तो नहीं कह सकते। ठीक है सर। अगला सवाल, जो बात अखिलेश यादव जी कल दिल्ली जंतर मंतर जाने को लेकर कह रहे हैं, उसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं? क्या दिल्ली में ख्वाहिशें हैं या मायावती का जो झटका है उसके बाद उससे उबरने की कोशिश है और अपने प्रेजेंस दिखाने की कोशिश है? देखिए ऐसा है शुभांकर जी, लोकसभा का चुनाव नजदीक है जी। लोकसभा का चुनाव को देखते हुए सभी दल अपने अपने फिराक में लगे हुए हैं। मायावती की अपनी महत्वाकांक्षा है, अखिलेश जी की अपनी महत्वाकांक्षा है। 2017 में जब फूलपुर, गोरखपुर, उसके बाद कैराना का उपचुनाव हुआ, दोनों लोग आपस में जब मिलकर लड़े तो एक संदेश गया था कि अगर विपक्ष एकजुट होकर के लड़ेगा तो भाजपा की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। लेकिन दोनों लोगों की ये महत्वाकांक्षा, अभी ये अखिलेश का ही मत देखिए, 2 दिन पहले आप छत्तीसगढ़ में मायावती जी का भी देखिए। वहां जिस तरह उन्होंने अजीत जोगी जी के साथ गठबंधन किया और उसके बाद मध्य प्रदेश में जिस तरह उन्होंने कांग्रेस को किनारे करके और अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी, उससे ये बिल्कुल सिद्ध होता है कि अखिलेश जी का रास्ता अलग हो चुका है और मायावती जी का भी रास्ता अलग हो चुका है। क्योंकि ये दोनों लोग 2019 कम 2022 का चुनाव देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये दोनों प्रमुख विपक्षी पार्टियां हैं और इनको उम्मीद है कि 2022 में जब चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री बनेगा कौन, इसलिए गठबंधन का मामला यहां जाकर के फंस रहा है। नहीं तो आप क्या ये जो द्विवेदी साहब बोल रहे हैं देखिए, हमारा दर्शक हमारा देख रहा है, तो क्या उसको आप ये बता रहे हैं कि देखिए 2019 में बीजेपी को तो हराना है ही, लेकिन सपा और बसपा की जो प्राथमिकता है वो 2022 का विधानसभा चुनाव है जहां पर अखिलेश जी मुख्यमंत्री या मायावती फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहती है? हाँ, ये मूल इनकी अपनी सोच है जी। 2019 को लेकर ये उतनी तैयारी नहीं कर रहे हैं जी। ये तो दिल्ली जाना और छत्तीसगढ़ में मायावती का अजीत जोगी से गठबंधन करना, तो ये सारी चीजें तो उसके पहले की एक्सरसाइज है। ये लोग 2019 को लेकर उतना मतलब गंभीर नहीं है, इनका मूल मुद्दा 2022 है। नहीं तो एक जो बहुत चर्चित लाइन थी कि ना मिला खुदा ना मिला मिसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के होंगे हम, तो क्या ये देख रहे हैं बापा अगर इस तरीके से अलग अलग जाएंगे तो? जी नहीं, ये जो वर्तमान 2-3 दिन क्या 1 हफ्ते का आप वो ले इनका जो सियासी गणित इनकी चल रही है, चाहे वो सपा की चल रही हो या कांग्रेस की चल रही हो या बसपा की चल रही हो। दरअसल हुआ ये, इसमें मैं बताऊं शुभांकर जी कि जब फूलपुर, गोरखपुर और कैराना लोकसभा सीट में उपचुनाव विपक्ष ले गया जी, तो उस समय मायावती ने एक मैसेज देना चाहा था कि मुझे प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष घोषित करे जी। लेकिन उस समय वो मायावती की वो महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई, विपक्ष एकजुट होकर उनको प्रधानमंत्री के रूप में घोषित नहीं किया। इसलिए मायावती बहुत ही महत्वाकांक्षी है, उनका स्वभाव है कि वो दूसरे के नेतृत्व में कभी भी शासन या वो तो हमने पहली बार में देख लिया था जब उन्होंने कहा था कि ना एक हाथ से दो एक हाथ से लो। ठीक है, हमारे साथ विजेंद्र सिंह भी जुड़े हैं। विजेंद्र जी, आपके लिए भी एक लाइन याद आ रही, क्योंकि सपा बसपा की अपनी राजनीति है, लेकिन आपके लिए कहना पड़ रहा है करें तो करें शिकवा किससे और करें किससे गले लगे, कहां चले थे, कहां पहुंचे और कहां मिले। आप पहले साइकिल पसंद थी, उसके बाद मायावती जी के साथ आ रहे थे, फिर फूलपुर में अलग चुनाव लड़े, फिर साथ आ रहे थे, अब मायावती जी अलग हो गई, अखिलेश जी अलग जा रहे हैं, आप हिंदुत्व पे जा रहे हैं। क्या चल रहा है सर कांग्रेस में? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जिसने देश आजाद कराया है जी, और न केवल आजाद कराया है बल्कि 49 वर्ष तक 10 बार हिंदुस्तान की
जनता के असीम प्यार से देश को हमने बनाया है जी। आज हिंदुस्तान में जो भी चीजें आप बता सकते हैं, दुनिया को दिखा सकते हैं, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, चाहे सबसे बड़ा अधिकार सूचना का अधिकार हो, चाहे सबसे बड़ा रोजगार मनरेगा हो, चाहे लोकपाल का कानून हो जिसे मोदी जी लागू नहीं कर रहे हैं, चाहे सबको भरपेट अनाज के लिए खाद्य सुरक्षा कानून हो जी, जो कुछ भी बताने लायक, चाहे पंचायत का सशक्तिकरण हो, गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे क्या लड़ेंगे? IT गठबंधन में ये चुनाव फैसला लड़ेंगे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। कांग्रेस आदरणीय शुभांकर जी, कांग्रेस पार्टी के किसी भी प्रवक्ता को आपने गठबंधन पर कोई बात करते हुए पिछले 1 साल में कहीं नहीं सुना होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात सुनी सर मैंने, पिछले 1 महीने से बहुजन समाज पार्टी ने जितनी बार आप लोगों पर अनाप शनाप आरोप लगाए हैं, आपकी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता आए हैं सबने बहुजन समाज पार्टी का डिफेंड किया है, तो आपकी क्या मजबूरी है ऐसी? मायावती ने भारत बंद के अगले दिन कहा कि आप भी चोर थे बीजेपी की तरह। मायावती ने कहा आप भी थाली के चट्टे बट्टे थे। राजनीति में एक शुचिता होनी चाहिए जी। राजनीति में और आदमी के स्वभाव में 2-2-4 जैसा कोई फार्मूला नहीं होता। तो जो मायावती जी आप पर आरोप लगा रही हैं, जो मायावती जी अलग अपनी सीटों का ऐलान 2 प्रदेश में कर चुकी हैं, क्या उनके साथ जाएंगे उस अपमान को सहने के बाद भी? सीधा सवाल पूछ रहा हूं। इस पर मुझे कुछ नहीं बोलना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। और छत्तीसगढ़ की जहां तक बात है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही। 3 सर्वे छोड़े छत्तीसगढ़, हम उत्तर प्रदेश लौटते हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आप मजबूत थे, आपने दिल बड़ा नहीं किया। आपको नहीं लगता गलती हो गई? तो मायावती ने, आप जानते हैं कि मायावती महत्वाकांक्षी है, सम्मान की सीट बात कर रही थी। मायावती आप पर लगातार प्रेशर बना रही थी। अरे आप सवाल सुनिए, मायावती के साथ मिलकर आप जाते, सवाल पूछ लीजिए। जितने भी ओपिनियन पोल थे वो आपके पक्ष में या कंपटीशन में जा रहे थे। आपको नहीं लगता कि जो मायावती के साथ आपका गठबंधन नहीं हो पाया 2 प्रदेशों में, वहां भी असर पड़ेगा? और उत्तर प्रदेश में तो आप कमजोर है ही, यहां तो असर पड़े ही पड़ेगा। ऐसा है, आपको चुनाव घोषणा तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। मैं कोई यहां भविष्यवाणी करना नहीं चाहता, और मुझे अभी भरोसा है कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा वो महागठबंधन एकजुटता के साथ लड़ेगा। सम्मानजनक सीटों के साथ उतरेंगे या बिना सम्मान के उतर जाएंगे? कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, हमारे बहुत नीचे स्तर तक, गांव स्तर तक हमारे कार्यकर्ता हैं। बहुत अच्छी बात है सर। सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई बात नहीं किया है। चलिए एक छोटा आखिरी सवाल पूछता हूं, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। राहुल गांधी तय करेंगे। एक छोटा आखिरी सवाल पूछता हूं, फिर आगे बढ़ जाऊंगा मैं। मायावती जी ने सम्मान के नाम पर आपसे गठबंधन तोड़ दिया 2 जगहों पर। अब उत्तर प्रदेश के लिहाज सवाल पूछ रहा हूं, 2009 में जितनी सीटें आपने जीती थी, क्या उतनी सीटों के नीचे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे या बीजेपी को हराने के लिए सम्मान भी ताक पर रख देंगे? इस पर मैं सम्मान ताक पर कांग्रेस को रखने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारी जवाबदेही हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनता के प्रति है। इस जो झूठी सरकार चल रही है दिल्ली में, जिसने विश्वासघात किया है युवाओं के साथ, जो महंगाई चरम पर है, जो इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला। मायावती ने कहा कि महंगाई बढ़ाने वाले आप भी थे। जनता के बीच मायावती ने कहा डीजल बीजेपी बढ़ाई, पेट्रोल कांग्रेस ने बढ़ाया था। वो ये कह रही भारत बंद के अगले दिन मायावती जी ने क्या कहा, वो मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखना। मैंने कहा ना कि मेरी जवाबदेही हिंदुस्तान के जनता के प्रति है। अरे तो भाई विपक्ष की बड़ी पार्टी है, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी के आपके सहयोगी आप पर आरोप लगा रहे हैं, क्या संदेश लेकर आप जाएंगे? वो आपके सहयोग, राजनीति एक तरफ आप साथ जाने की बात कर रहे हैं, वो स्वतंत्र हैं, उनकी अलग विचारधारा है। हाँ, तो मतलब वो आपको कुछ भी बोलती रहे, आप उनके साथ जाएंगे। ठीक है सर, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार लौटेंगे तो बीजेपी से ये समझेंगे कि बाकी कांग्रेस की मजबूरी समझ में आती है, बसपा सपा की मजबूरी समझ में आती है, बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई कि सबके साथ और सबके विकास से हटकर जातिगत सम्मेलन शुरू हो गए। ब्रेक के उस पार लौटे। अरे वाजपेयी साहब, योजनाएं सही तरह नीचे तक कार्यान्वित हो रही है। वाजपेयी साहब, भारतीय जनता पार्टी केवल यही कार्य। वाजपेयी साहब, आप किसी शहर में प्रचार प्रसार करने जाते हैं तो जरूरी है कि जाति वाइज बुलाएं। अरे आप सबको कहिए कि देखिए हमने ये काम किया, ये फलाना योजनाएं थी, हमने बिना जाति देख के बांटी। फिर अलग से बुलाने की जरूरत क्या है? और फिर ये कहने की देखिए हमने आपका ख्याल किया, हम आपको आरक्षण देंगे, हम आपके साथ ये करेंगे। आप भी तो वहीं आ रहे जहां वो करते थे। इसी बात को लेकर आपने राजनीति की सालों साल। नहीं, शिवांकर जी, आप
नहीं शिवांकर जी, बिल्कुल 20 करोड़ लोगों को हमने बिना देखे बांटी है। हम तो केवल पूछ रहे हैं कितने नीचे तक पहुंची। कोई तो आप एक सर्वे कराइए जिसमें सभी से आप पूछ लीजिए, आपको अलग से यादवों के पास जाकर या दलितों के पास या जाटों के पास जाकर पूछने की क्या आवश्यकता है? जाने की कोशिश कर रहे हैं। हर राजनीतिक दल का काम है कि अपने को जो कार्य वो कर रहा है, लोगों को जोड़ने का काम हर राजनीतिक दल का है। जो योजनाएं हम बना रहे हो नीचे तक पहुंच रही हैं, कार्यान्वित हो रही है। वाजपेयी साहब, तो सवाल भी तो यही है, फिर जो आप लिखते हैं आप पार्टी विद अ डिफरेंस, वो डिफरेंस क्या रहेगा फिर आपका? अगर सब वाला काम आप कर रहे हैं तो फिर पार्टी विद अ डिफरेंस क्या रहेगा? डिफरेंस है, हम किसी जाति की पार्टी नहीं है। हम बिल्कुल हम पार्टी विद डिफरेंस है, हम किसी जाति की पार्टी नहीं है। कोई पूरे हिंदुस्तान में कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म ये आरोप नहीं लगा सकता कि भारतीय जनता पार्टी केवल उन्हीं की पार्टी है। अच्छा ठीक है, एक सवाल और पूछ लेता हूं, फिर मैं 125 करोड़ लोगों पत्रकार से, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है उनसे विश्लेषण करवाऊंगा। एक सवाल और पूछ लेता हूं। सबसे बड़ी पार्टी है, 11 करोड़ लोग किसी एक जाति के तो है नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जनता पार्टी ने 11 करोड़ सदस्य हैं तो वो किसी एक जाति के नहीं हो सकते। नहीं, अच्छी बात है, आप एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन जो आप आरोप लगाते थे तो हमको यह भी देखना पड़ेगा ना, कई उंगलियां हमारी तरफ भी आती हैं। यही तमाम आरोप आपने समाजवादी बहुजन समाज पार्टी पर साल दर साल लगाए हैं, रिकॉर्डिंग पड़ी है। ठीक है, सवाल सुनिए सर, गलत तरीके। एक आखिरी सवाल आपके पास आ रहा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। समाज को लुभाने की जी गांधी जी, वर्ग से आए हुए व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया? उनका चेहरा दिखाया 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी का, जो ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो यह भारतीय जनता पार्टी है, ये चुनावों में कुछ कहती है लेकिन जीतने के बाद कुछ इसका चेहरा है। तो ये दोहरी राजनीति हमेशा करते आए हैं। ठीक है, हीरो वाजपेयी साहब, वैसे जो आपको बातें नागवार गुजर रही हैं, ये आवाज आपके अंदर से भी आई थी। बीजेपी कई नेताओं ने भी कहा था, कहा हम सबके साथ सबके विकास की बात कर रहे थे, और उसके बाद कहा हम जातिगत सम्मेलन कर रहे हैं। कई लोगों ने ऐसा कहा है, अंदर खाने से भी, तो विरोध बाहर से नहीं। लेकिन सवाल कुछ और है। मेरा सवाल यह है कि आप जाटों के पास जाते हैं, उनके आरक्षण का बात करते हैं, आपने दलितों को लुभाने के लिए SC/ST एक्ट कर दिया, रावण को छोड़ दिया। सवर्णों की तरफ भी ध्यान दे दीजिए, वो भी ये पूछ रहे हैं कि हम तो लाठियां खा रहे हैं देश भर में। कोई नेता कहता है कि वो मौर्य जी ने तो यहां तक कह दिया कि भाई वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। कि सबका साथ सबका विकास, कोई भी उपेक्षित नहीं रहेगा और कोई भी उत्पीड़ित नहीं रहेगा जी, ना किसी का उत्पीड़न और ना किसी का तुष्टीकरण। सीधे सच्चा सीधा है कि सबका साथ और सबका विकास भारतीय जनता पार्टी इस देश के 125 करोड़ नागरिकों को एक आंख से देखती है, कोई भेद नहीं करती। तो उनका सम्मेलन कब बुला रहे हैं? वाजपेयी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा सामने दिखाया गया, बार बार भ्रमित करने की बात की गई उनके नाम पर कि चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, अंदरूनी बात की गई थी। और गांधी जी, आप तो बात ही मत करो, शिवपाल जी का चेहरा क्यों छोड़ दिया, अखिलेश जी को क्यों दे दिया? आप पूछोगे बात, सूप तो सूप चलनी वाला, जिसमें बताइए केशव प्रसाद मौर्य जी जो परिवार के अंदर कमजोर वर्ग से आते हैं, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, और आपने दोबारा से ओबीसी वर्ग को लुभाने की जिम्मेदारी उनको दे रखी है। वो कास्ट सम्मेलन को एड्रेस कर रहे हैं और आपने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया। तो किस तरह का सबका साथ सबका विकास है, ये बताइए आप। अब आप देखिए कि ये पार्टी विद डिफरेंस कहते हैं, ये पार्टी विद डिफरेंसेस है। आज जो है चीफ मिनिस्टर की पीएन द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा, उनकी प्लेट हटा दी जाती है। गांधी जी, आपने बात कह दी, उन्होंने आप पर आरोप लगा दिया केशव प्रसाद मौर्य जी की। आज ओबीसी समाज इसको बोला नहीं है, युवा प्रभावशाली डिप्टी सीएम है। द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा, और सवाल मेरा यही है कि क्या ठीक है, केशव मौर्य को ओबीसी समाज भूल भी नहीं सकता है। योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य जी में डिफरेंसेस हैं, भेदभाव हैं, ये जग जाहिर है। अब अखिलेश पंचम तल पर केशव प्रसाद मौर्य जी की नेम प्लेट भी हटवा दी थी योगी जी ने। केशव मौर्य हमारे यहाँ आप योगी जी ने पंचम तल पर केशव प्रसाद मौर्य जी की नेम प्लेट हटवा दी थी। क्या जवाब है? यही सम्मान है ओबीसी समाज का आपकी नजरों में? यही सम्मान है कि नेम प्लेट तक आप पचा नहीं सकते? अरे आप नेम प्लेट तक नहीं पचा सकते, आप सम्मान क्या देंगे ओबीसी समाज को? ये अरे भाई, मुलायम सिंह जी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य जी की नेम प्लेट योगी जी ने हटवाई थी। ठीक है, हटवाई थी पंचम तल से लखनऊ में। ठीक है गांधी जी, आपको मैंने पूरा मौका दिया आपकी बात कहने का, समाज को जो उस पर काउंटर हीरो वाजपेयी साहब ने जितना किया नहीं किया वो आप दोनों के बीच की बात थी। मैंने दोनों को पूरा मौका दिया कि बात जनता के सामने रखी जाए, जनता सुन ले। अब द्विवेदी साहब, सवाल आपसे मेरा है, क्या हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान से बात नहीं बनी जो जातिगत सम्मेलन हुए? आपसे विश्लेषण करना चाहेंगे बीजेपी के संदर्भ में। शुभांकर जी, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है जी कि यहाँ अधिकतर चुनाव जो होते हैं जी, वो विकास और महत्वपूर्ण मुद्दों पर नहीं हुआ करते जी, काम के आधार पर नहीं होते, विकास के आधार पर नहीं होते। अधिकतर चुनाव यहाँ
जाति और धर्म के समीकरण पर होते हैं। हर पार्टियां लगभग, मुझे जहां तक याद है कि 2007 से 12 तक यहाँ बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी मायावती जी की जी। 12 से 17 तक सपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में जी। 17 के बाद अब भाजपा की सरकार है। बसपा सरकार में भी, सपा सरकार में, अब भाजपा सरकार में भी उसी तरह के सम्मेलन हो रहे हैं। पहले उन दोनों सरकारों में भी इसी तरह हुआ था। हाईकोर्ट को भी एक बार इस पर टिप्पणी करनी पड़ी थी कि जातिगत सम्मेलन न किए जाएं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यह देश का दुर्भाग्य है और प्रदेश का भी दुर्भाग्य मानिए कि यहाँ के जो चुनाव हैं उनको जातीय समीकरण और धार्मिक समीकरण से सहेजा जाता है। नहीं तो जो तर्क हीरो वाजपेयी साहब दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी योजनाओं की पुष्टि कर रहे हैं, कितना पहुंचा कितना नहीं पहुंचा अलग अलग वर्गों को बुलाकर। इस तर्क से कितना इत्तेफाक आप रखते हैं, या ये केवल लुभाने और बात करने के लिए है? देखिए योजनाओं के बारे में तो किसी एक विशेष जाति या किसी विशेष धर्म के लोगों को न बुलाकर सबको साथ बुला करके भी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा सकता है जी। लेकिन यह दुर्भाग्य है ना, ये हीरो वाजपेयी जी के भाजपा की ही बात नहीं है जी। मैं इससे पहले की सरकार की भी बात कर रहा हूं, उससे पहले। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं वाजपेयी जी के पास जाकर फिर मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। वाजपेयी साहब, अगर योजनाओं को बांटने में आप जाति नहीं देख रहे हैं तो योजनाओं के वेरिफिकेशन के लिए जाति क्या जरूरत है कि अमल हुई नहीं हुई? छोटा जवाब दीजिएगा फिर मैं आगे जाऊंगा। शुभांकर जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा और मैं इस बात का बहुत स्पष्ट और सीधा उत्तर देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से बात बहुत नीचे तक पहुंचेगी, ऐसा मेरा विश्वास है जी। क्योंकि जातियों के अंदर भी साहब विभिन्न उपजातियां रहती हैं। कई बार बहुत सारी योजनाएं आदिवासी क्षेत्र में आप देख लीजिए, कई बार कोई बेल्ट तक योजना पहुंच जाती है और बहुत रिमोट एरिया तक नहीं पहुंचती। जब तक आप उन्हें अलग अलग नहीं बुलाकर पूछ पाएंगे तब तक आप बहुत सारी जानकारियां नहीं जुटा पाएंगे। कई बार ये होता है कि एक भीड़ के उसमें समुंदर में हर आदमी कहता हाँ पहुंची पहुंची पहुंची, तो मान लिया जाता है कि पहुंच गई, लेकिन जब वो एकांत में मिलता है तो कहता है साहब पहुंची नहीं, किसी ने हमारा हाथ ही नहीं देखा, हम तो हाथ झुका कर बैठे थे। वाजपेयी जी, सर्व समाज का सम्मेलन बुलाना चाहिए था आपको, और जो नहीं बोल पाए सर्व समाज का सम्मेलन बुलाकर भी ये बातें पूछी जा सकती। बात ठीक है कि एक साथ बुलाया जा सकता था, पर अगर अलग अलग भी बुलाया जा रहा है तो ना तो ये जातीय सम्मेलन है उन जातियों के। लेकिन वाजपेयी साहब, दिक्कत यह होती है अगर 20 करोड़ कांग्रेस सपा बसपा ये कहती है कि अगर हम किसी वर्ग विशेष का सम्मेलन बुलाते हैं तो आप कहते हैं जातिगत सम्मेलन है और आपको वो सोशल इंजीनियरिंग हो जाता है। इसको जानने का भी हक है। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस भी जुड़े विजेंद्र सिंह साहब हैं। विजेंद्र सिंह साहब, आपको लेकर ये आरोप आते हैं कि 2014 के पहले जो सेकुलरिज्म कांग्रेस का था वो अब धीरे धीरे हिंदुइज्म बदल रहा है। कई ऐसे मामले हैं जहां पर आप बिल्कुल मुखर थे और अब जो परिवर्तन नजर आ रहा है, तो क्या आपको भी ये एहसास हो गया है कि समय के साथ ये परिवर्तन जरूरी है? आप चाहेंगे तो मैं आपको उदाहरण लिस्ट वाइज दे दूंगा, लेकिन आप इशारा समझ गए होंगे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं मैं। ऐसा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम धारणा बना के बात करते हैं जी। कांग्रेस पार्टी 15 अगस्त 1947 से जी और 26 जनवरी 1950 को जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ इस मुल्क पर जी, जिस पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रही थी, आज जब आप बात चर्चा कर रहे हैं हमसे 22 सितंबर 2018 जी, हमने अपनी पॉलिसी में कहीं रत्ती भर चेंज नहीं किया है। सेकुलरिज्म जो 73 साल बाद मोहन भागवत जी ने बोला है, हिंदुस्तान सबको मिलाकर बनता है, सबको साथ लेकर चलने का नाम ही हिंदुस्तान है। कांग्रेस पार्टी कभी जात पर कभी धर्म पर राजनीति नहीं करती। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी मेरे गोंडा में पैदा हुए, उनकी एक चौपाई में वाजपेयी जी को नजर कर रहा हूं कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मत पहले हर लेही। 19 में जब ये जाएंगे जनता के बीच में तब इनको पता चलेगा कि जो योजनाओं का ये लेखा जोखा कहना तो नहीं जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि आपने सबको लपेटा है तो मैं एक बात कह दे रहा हूं, उसका जवाब दे दीजिएगा कि 2014 से 2019 में सियासी खेल बस इतना बदला है कि जो कांग्रेस सेकुलर थी वो आज हिंदूवादी लगने लगी है और जो बीजेपी हिंदूवादी थी वो आज सेकुलरिज्म की तरफ बढ़ती जा रही है। ये बदलाव नजर आ रहा है। ऐसा आपके चश्मे का के वजह से है जी। कांग्रेस में कोई चेंज नहीं हुआ है।
कांग्रेस जैसे देश को देखती थी सबको साथ लेकर चलने के लिए, श्री नरेंद्र मोदी ने झूठ बोल करके पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का गुजरात के मंदिर में जाना, कैलाश मानसरोवर जाना, देश भर के मंदिरों में जाना, जनेऊधारी कहना कि हमारे डीएनए में ब्राह्मण है। ये आज साहब ये किसका चश्मा है? कांग्रेस के सारे, जिस पार्टी ने भगवा आतंकवाद का जिक्र किया था, आज वो सबसे ज्यादा हिंदुओं की बात कर रही है। और लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि हो सकता है भाई बीजेपी ना बनाए, कांग्रेस ही कह दे कि अब राम मंदिर बनवा लो। मैं आपके परसेप्शन पर नहीं जानना चाहता, आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूं सर, कांग्रेस के नेता क्या ये जरूरी था? जाते रहे जी, सवाल ही नहीं है ये आपका परसेप्शन है, सवाल नहीं है, ये आपने तय किया हुआ है और मैं आपके तय किए हुए उसका उत्तर मैं द्विवेदी जी समझता हूं। द्विवेदी जी, मैं कह रहा हूं ना, हमारे लिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ठीक है सर, सारे लोग बराबर हैं। बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस के नेता पहले भी मंदिर जाते रहे हैं, तब आप देखते नहीं थे, आप मोदी जी के चश्मे से हमको देख रहे थे। पीएन द्विवेदी साहब दिखाई पड़ने लगा। पीएन द्विवेदी साहब एक सेकंड, ठीक है सर। भागवत जी ने क्या कहा है? विजेंद्र जी, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति बिल्कुल बिल्कुल हैं, वो छोटे लोग हैं। विजेंद्र जी, आपने सवाल मोदी बहुत अच्छी बात आपने की। मैं आप ही की बात को आपके बगल में बैठे उनसे समझ लेता हूं। हमारे हिंदुत्व का अंग है। बहुत अच्छी बात। भगवत जी ने 73 साल बाद नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं 73 साल पहले से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान सबको विजेंद्र जी ठीक है। द्विवेदी जी, द्विवेदी जी, मेरा सवाल आपसे है। मोहन भागवत कहते हैं कि जो मुसलमानों को नहीं अपनाएगा वो हिंदू नहीं है। मोदी जी तमाम मस्जिदों में जा रहे हैं, दिख रहे हैं। राहुल जी कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। एक बड़ा वर्ग पूछ रहा है क्या 14 से लेकर 19 में बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है? क्या आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है कि पार्टियों के झंडे बदल गए? मैंने आपसे पहले ही कहा, नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये भारतवर्ष का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ जब भी चुनाव आते हैं तो सारे समीकरण जाति और धर्म के अगल बगल घूमने लगते हैं, फिर उसी के आधार पर समीकरण बनाए और बिगाड़े जाते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी में आपको बदलाव नजर आ रहा है? सॉफ्ट हिंदुत्व का एक झलक नजर आ रही कम से कम कांग्रेस में? अरे साहब, अभी तो सोशल मीडिया पर कांग्रेस हिंदू विरोधी कब थी भैया? शुभांकर जी ये बता दीजिए, हम भी जान लें। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप कांग्रेस हिंदू विरोधी कभी नहीं, ठीक है, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे, हम चर्चा कर रहे हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या झुकाव जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है इस बीच में? हिंदू थे। अरे सर, आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा है, सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपका झुकाव जो है? 70 के दशक में महाराष्ट्र में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया, हम सबको साथ लेकर चले हैं हमेशा। और अखिलेश यादव जी विष्णु मंदिर बनाने की बात कहने लगे। हमेशा जाते थे, आपको दिखाई पड़ने लगा है। अरे सर, वाजपेयी जी आपको आज दिखाई पड़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी और नेहरू परिवार दिखाने लगे, हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है। ठीक है, अब यही बात विजेंद्र जी, बाकी लोगों को बोलने का मौका दे दीजिए। पीएन द्विवेदी साहब, इन्हीं दोनों की बातें उठा रहा हूं मैं। चलिए, आपने माना तो कि द्विवेदी जी ब्राह्मण परिवार है। द्विवेदी जी, विजेंद्र जी कह रहे हैं हम जाते अरे विजेंद्र जी बोल लेने दीजिए। द्विवेदी साहब सवाल मेरा है। द्विवेदी जी, विजेंद्र जी कह रहे हैं पहले भी जाते थे, लेकिन यहाँ पर हीरो वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि हो सकता है जाते पहले भी हो, लेकिन दिखाना आप शुरू किया है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? हो सकता है पहले भी जाते हो, लेकिन दिखाना आप शुरू किया। हीरो वाजपेयी साहब कह रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं आप? शुभांकर जी, मैंने आपसे बताया ना कि जब चुनाव नजदीक आते हैं जी, तो सभी दल जातीय और धार्मिक समीकरण को सहेजने में जुट जाते हैं जी। जिसको मंदिर जाने में फायदा होगा वो मंदिर जाने लगेगा, जिसको मस्जिद जाने में फायदा नजर आएगा वो मस्जिद जाना शुरू कर देगा। तो ये तो यही भारतीय सियासत का सबसे बड़ा दोष है और यह दुर्भाग्य है हमारा। हम न हीरो वाजपेयी साहब के विरोध में बोल रहे हैं, न सिंह साहब के विरोध में बोल रहे हैं। यह कार्य पहले भी होना चाहिए था, पहले क्यों नहीं होता था? अगर होता था तो पहले प्रचारित क्यों नहीं होता? जी, और अगर पहले 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब मध्य प्रदेश के सबसे पीताम्बरा पीठ गई, किसी को नहीं मालूम है क्या? श्री राजीव गांधी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से किए, देवरावा बाबा का आशीर्वाद लेने वो तो आपने क्या? विजेंद्र सिंह साहब, अब मेरी बात सुनिए। राहुल गांधी जी, विजेंद्र सिंह साहब, काफी शोर गुजार लिया आपने, मेरी बात सुनिए। अब विजेंद्र सिंह साहब,
जिस राजीव गांधी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं कि अयोध्या शुरुआत की थी शाहबानो केस में फैसला पलटने के बाद किया था, और वो कौन सी पार्टी थी जिसने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है? आपकी जो छवि बनी वो आपने बनाई थी, भगवा आतंकवाद का जिक्र किया गया था, लेकिन किस परिप्रेक्ष्य में कहा था उसको आधे अधूरे भाषण बटला हाउस एनकाउंटर के बाद आपके नेता ने कहा था आतंकवादियों के पर सोनिया गांधी जी रोने लगी, आपने छवि बनाई थी। आज जिस बात को लेकर आप आवाज ऊंची कर रहे हैं वो छवि आपने बनाई थी, वो गलत बात कोट कर रहे हैं। वो छवि आपने बनाई थी जिसका नुकसान आपको 2014 में हुआ। जरूरी था आप 50 के अंदर सिमटे क्योंकि आपने छवि बनाई थी। आज जिस हिंदू विरोधी को लेकर आप छाती पीट कह रहे हैं वो छवि आपकी बनाई हुई थी, और उसके बाद आज आप उसे बदल रहे हैं। देश के संसाधनों पर पहला अधिकार की बात की जाए, बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कहा जाए, राम सेतु को लेकर कहा जाए, अलग अलग विषयों पर शाहबानो केस के बाद वो अयोध्या मामला आया था, तो एक दो नहीं 50 उदाहरण है, उस पर हम जाना नहीं चाहते हैं। आपने छवि बनाई थी, अब आप बदल रहे हैं तो दिख रहा है, इससे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, चीजों को खोदने से कोई फायदा नहीं है। अब बेहतर आप पाए, अब बेहतर आप पाए, तो हमारे चश्मे से मत आरोप लगाइए, अपने चश्मे को बदलिए। आपकी राजनीति के अनुसार हम विश्लेषण करते हैं। गांधी साहब मैं आपके पास आऊंगा। हफीज गांधी साहब, नहीं पहनता भी नहीं, बहुत अच्छी बात है सर, आपकी पार्टी के सियासी चश्मे की बात कर रहे हैं, भाव को समझिए, शब्दों पर मत जाइए, बेहतर रहेगा। गांधी साहब हम आपके पास, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। गांधी साहब हम आपके पास आएंगे। अखिलेश यादव जब नए चेहरे बनकर सामने आए 2012 में, तो अखिलेश यादव को भले ही समाजवादी पार्टी पर एक वर्ग विशेष का टैग लगा था, लेकिन उसके बाद भी आउट ऑफ द बॉक्स जाकर लोगों ने समर्थन किया, और ऐसे तमाम लोगों को मैं जानता भी हूं जिन्होंने अखिलेश यादव को एक वाइडर सोच के साथ एक्सेप्ट किया। लेकिन आज आप भी बीजेपी वाले पिच पर आ गए, आपने भी बदलाव देखा, आज आप भी विष्णु मंदिर बना रहे हैं, टेंपल रन हो रहा है, तमाम चीजें निकल कर आ रही है। तो क्या कंफ्यूज आप हैं, या फिर अब समय उस तरफ जा रहा है तो हर कोई वही चला जा रहा है? देखिए शुभांकर जी, अखिलेश जी एक विजनरी लीडर हैं। अखिलेश जी के साथ एज फैक्टर है, युवा हैं, एक सोच रखते हैं, एक फॉरवर्ड सोच रखते हैं। तो अखिलेश जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में बात की थी वो पर्यटन के परिप्रेक्ष्य में बात की थी, वो उन्होंने एक हेरिटेज सिटी की बात की थी। तो मैं समझता हूं कि लोग उसको अलग अलग मायने में ले रहे हैं। हमने ये कहा था कि विदेशों में भी इस तरह की सिटीज हैं जहां पर जो है वो हेरिटेज के लिहाज से, जो है पर्यटन के लिहाज से उनको डेवलप किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं कि समाजवादी पार्टी अगर किसी तरह की राजनीति करती है तो वो विकास की राजनीति करती है, लोगों की भलाई की राजनीति करती है। और आपने पिछले 5 सालों में देखा होगा कि हमने उत्तर प्रदेश की जो है दशा और दिशा बदलने का काम किया। उत्तर प्रदेश में विकास देने का काम बनाएंगे, हम ये करेंगे, 50 डिस्ट्रिक्ट को 4 लेन से जोड़ने का काम किया हमने। 18 लाख से ज्यादा लैपटॉप बांटने का काम किया। ये किसी धर्म विशेष के लोगों को नहीं बांटे गए, नहीं जाति विशेष के लोगों को बांटे गए। नहीं, जाति विशेष पर तो आप पर आरोप लगते हैं, आपने नौकरियां जाति विशेष को दी, तमाम आरोप लगते हैं। सवाल यही है कि आप भी अगर उसी पिच पर बैटिंग करेंगे और उसी पिच पर सियासत करेंगे तो वो नौजवान और उसका अंतर क्या रह गया? ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। समाजवादी पार्टी ने कभी भी जाति राजनीति नहीं की और ना ही ये देखकर पोस्टिंग की कि ये किसी जाति विशेष का है। मैं आज आपको बता दूं कि लखनऊ में आप जाइए, आज जिस तरह से जातिगत राजनीति हो रही है, लखनऊ के अंदर 45 से ज्यादा थाने हैं। सर, आज आप जातिगत राजनीति पर जैसे बात करते हैं, तुरंत मेरे अंदर से वो सवाल आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति विशेष को दे दी, आपने ठेके सारे जाति विशेष को दे दिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट हुए हैं, वहां उठाकर देख लीजिए कि किस जाति विशेष के लोगों के अपॉइंट हुए हैं। तो जो रिजर्वेशन है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, आपकी सरकार के दौरान ये आरोप सारे राजनीतिक दलों ने लगाए थे। आज राजनीति में भी आगे बढ़ा रही है और सरकारी नौकरियों में भी आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने का काम कर रही है। नहीं, आपने भी तो जातिगत कार्ड खेला है, सारे थानों में एक जात विशेष को भर दिया था, सारे ठेके जात विशेष को दे दिए थे। बिल्कुल नहीं, यही तो मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल नहीं शुभांकर जी, ये प्रोपेगेंडा है आरएसएस का। और आप आरएसएस में कितने नाम आए थे, ये जो है कुछ भी कर सकते हैं। यूपी में कितने सवाल खड़े हुए कि क्या एक ही जाति के लोग टैलेंटेड है? प्रोपेगेंडा है, ये सरकार क्यों नहीं इंक्वायरी कराती है? ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, ये सरकार आपका प्रोपेगेंडा है। बेहतर जवाब दीजिए। सरकार इल्जाम लगाने के बजाय अगर इंक्वायरी कराती है तो उस इंक्वायरी का स्वागत किया जाएगा। पानी का पानी होना चाहिए। वो कह रहे हैं हमने जात देखकर नहीं बांटा, आगे बढ़ जाना ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, जिसका जवाब जनता जरूर देगी। हीरो वाजपेयी साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी इनके द्वारा जितने भी भ्रष्टाचार के ये बोलते हैं, काम बोलता है, कारनामे बोल रहे हैं। देखिए, अभी इनके एक मंत्री के पास से 50 करोड़ की जमीन अरे ये बताइए, कब्जे में थी।
अरे ये बताइए, अच्छा ठीक है, अपराधियों का समर्थन आखिरी नहीं दौर करते में हैं, है, लेकिन जेल में जो है लोग मार दिए जाते हैं आपकी सरकार में। डेली जो है वो कहीं ना कहीं हमारी महिलाओं के साथ जो है अपराध हो रहे हैं। आज आप देखिए किस तरह से फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश गांधी जी, हो रहे हैं। आप अब्दुल हफीज गांधी साहब, सेंगर जैसे अब्दुल हफीज गांधी साहब, अपराधी को समर्थन करते अब्दुल हफीज गांधी साहब, आज तक आपने पार्टी से अब्दुल हफीज गांधी साहब, चर्चा क्योंकि समापन पर है इसलिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछाता हूं मैं। भ्रष्टाचार के बारे में हमारी क्या मायावती जी के साथ और कोई भी गठबंधन की गुंजाइश बनती है? आप कांग्रेस और मायावती जी तीनों साथ में अभी भी? देखिए, हम उत्तर प्रदेश के अंदर एक मजबूत गठबंधन को देख रहे हैं और इसी गठबंधन से आशंकित होकर भारतीय जनता पार्टी आज आप देखिए सारे के सारे जातिगत सम्मेलन कर रही है, वो तरह तरह के जो है प्रयास कर रही है, लेकिन ये ओबीसी समाज, ये वंचित समाज, ये दलित समाज और सर्व समाज जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल पार्टी सिर्फ भ्रमित करने का मायावती जी ने जिन्होंने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ और संकल्प नहीं माना, ऐसी वक्त नहीं मेरे पास क्योंकि चर्चा समापन पर है, सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा जवाब दीजिएगा। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में मायावती जी ने छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अलग अपने आप को किया, लेकिन 2019 क्या वो निराशाजनक है? क्योंकि अब बिल्कुल सर पर चुनाव है, इस विधानसभा के बाद हो सकता है जल्दी भी चुनाव हो जाए, हो सकता है बाद में हो। क्या ये निराशाजनक है? दुख होता है? आपने कोशिश की थी विधानसभा चुनावों में और लोकसभा चुनावों में भेद करना होगा। ये सवाल किससे आपका? जी आपसे ही है। मैं ही कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क करना होगा। जहां तक विधानसभा चुनाव में हर पार्टी जो है अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती है, लेकिन 2019 के बारे में हम कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश जनता संदेश, गांधी जी, मजबूत अलायंस उभरेगा। हफीज गांधी साहब, जनता संदेश समझती है। आप विधानसभा चुनाव में एक दूसरे को गालियां देंगे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, लोकसभा जाते कहेंगे नहीं हम साथ साथ हैं, तो जनता इतनी बेवकूफ नहीं है सर। हर प्रदेश की आप एक मैसेज देने की बात करें, बीजेपी के खिलाफ आप मजबूत गठबंधन की बात कर रहे थे। वहां की जो हर स्टेट की राजनीति अलग अलग होती है, वहां के मुद्दे अलग हैं, वहां के जो परमुटेशन कम्युनेशन अलग अलग हैं, तो हम समझते हैं कि हर पॉलिटिकल पार्टी को इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का हक है, लेकिन हम आपसे ये आपके थ्रू जनता को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि 2019 में अलायंस होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है विजेंद्र जी, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए राहुल जी और अखिलेश जी बुआ बुआ करते रह गए, लेकिन लग रहा है कि मायावती जी को बहन बनना फिर से रास आ रहा है। हो सकता है आफ्टर इलेक्शन अगर कुछ जरूरत पड़ी तो उधर खिसक जाए वो। 2019 में कांग्रेस पार्टी इशू बेस्ड चुनाव लड़ने जा रही है। वो सबसे बड़ा विश्वासघात बेरोजगारी, महंगाई, सबसे बड़ा घोटाला जो राफेल, नोटबंदी, जीएसटी और किसानों की दुर्दशा होगा। हमारे लिए माने नहीं रखता कौन हमारे साथ खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा। हमें जनता के सरोकार पर लड़ाई लड़ना है और मैं भरोसा देता हूं कि जो नाकामी है श्री नरेंद्र मोदी की सरकार की, जो झूठ बोला है उन्होंने, विश्वासघात किया है देश की जनता के साथ, हम 19 में यूपी बड़ा प्रदेश है, आप लीड करेंगे। यूपीए के नेतृत्व में यूपी बड़ा प्रदेश है, राहुल गांधी क्या लीड करेंगे? करेगा, जनता लीड करेगी। क्या महागठबंधन को यूपी में राहुल गांधी लीड करेंगे? हम इशू लेकर के जाएंगे, जनता ही तय कर देगी किसे क्या करना है। अरे अकेले जाएंगे साथ में जाएंगे? जनता के इशू लेकर जाएंगे, अकेले जाएंगे साथ में जाएंगे? अकेले जाएंगे साथ में जाएंगे? ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से मेरी हैसियत इसमें कुछ भी बोलने की नहीं है। तो ठीक है, क्या राहुल, ठीक है, आप जब आपकी हैसियत नहीं तो फिर क्या सवाल पूछा जाए? पीएन द्विवेदी साहब मैं आपके पास आऊंगा। क्या सही बात है, बिल्कुल। राहुल गांधी यूपी में सर्वमान्य नेता होंगे अगर वो साथ में लड़ते हैं? क्योंकि अखिलेश यादव ने अब तक पत्ते साफ नहीं किए हैं कि वो राहुल गांधी को एज अ नेशनल लीडर एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते हैं, और क्या ये बीजेपी की लेज देता है? देखिए शुभंकर जी, अभी तो ये स्पष्ट ही नहीं हो पाया है कि अखिलेश जी राहुल जी के साथ जाएंगे या अखिलेश जी मायावती जी के साथ जाएंगे। अभी एक हफ्ते का जो घटनाक्रम है जी, उसको देखते हुए मेरा मानना है कि गठबंधन का पूरा केंद्र बिंदु जो है मायावती जी बन गई हैं जी। मायावती जी के ही ऊपर सारा दारोमदार। मायावती जी कुछ दिन पहले कहती हैं कि मैं सम्मान के साथ ही सीटों का बंटवारा करूंगी। सम्मान का जैसे ही वो बात करती हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि मैं किसी हद तक नीचे जा सकता हूं लेकिन भाजपा को मुझे हराना है जी। कांग्रेस इस समय नेपथ्य से बाहर रहती है।
उसके बाद मायावती जी अजीत जोगी से जाकर के समझौता कर लेती है छत्तीसगढ़ में, फिर मध्य प्रदेश में वो अपनी लिस्ट पहली जारी कर देती है, कांग्रेस से समझौता नहीं करती है। तो इन सब को देखते हुए आपको क्या लगता है अथवा जनता को क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति बन रही है, क्या सियासी समीकरण बन रहे हैं? मेरा जहां तक मानना है कि ये सारे समीकरण की केंद्र बिंदु मायावती जी बन गई हैं। अगर मायावती चाहेंगी तभी गठबंधन होगा, ठीक है। और यदि गठबंधन होता है तो उसमें भाजपा और मायावती जी की जो नजर है, जैसा कि आप ही ने कहा, वो 2022 पर है। अखिलेश जी की नजर 2022 पर है, बीजेपी कांग्रेस 19 को लेकर है, और शायद यहीं से वो खिचड़ी बनती है जिसको समझने की बड़ी जरूरत है। और वो जलेबी की तरह घूम रही है, इसको समझने की कोशिश हमने भी की अलग अलग मुद्दों को लेकर। हीरो वाजपेयी साहब आपका, गांधी जी आपका, विजेंद्र सिंह जी आपका भी, और पीएन द्विवेदी जी आपका भी। आप सभी का, चारों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप चर्चा का हिस्सा बने। कोशिश हमारी थी कि जैसे अलग अलग खिचड़ियां पक रही हैं, वैसे अलग अलग मुद्दों को एक साथ लाकर इस चर्चा में ये समझा जाए कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, क्योंकि समझ किसी को नहीं आ रहा पिछले एक हफ्ते से घटनाक्रम जिस तरीके से बदल रहे हैं। कोशिश हमारी थी, वोट आपको देना है, तय आपको करना है, कौन बदल रहा है, कौन आपके साथ है, कौन खिलाफ है, कौन राजनीति कर रहा है। हमने चीजें आपके सामने रखी। आवाम आप हैं, वोट आप देते हैं, वोट की चोट से सरकार आप बनाते हैं, तय आप करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।